फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन नाउन केस के बारे में। नाउन केस क्या है, पहले हम केस समझ लेते हैं। केस जो टर्म है वो इंग्लिश ग्रामर में नाउन और प्रोनाउन के लिए यूज होती है। द केस ऑफ ए नाउन और प्रोनाउन डिपेंड्स ऑन इज डिटरमाइंड बाई what the word does in a sentence। यानी कि नाउन और प्रोनाउन सेंटेंस में जो कार्य करते हैं उसी से केस का डिटरमाइन होता है, उसी से केस निश्चित होता है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि नाउन केस ही नाउन के कार्य हैं। नाउन केस बोलें या नाउन के कार्य बोलें, एक ही बात है। अब हम नाउन के केस को समझ लेते हैं। नाउन के केस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। नंबर 1, नॉमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। सेकंड, एक्यूसेटिव, जिसे हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। थर्ड है डेटिव, ये भी एक्यूसेटिव केस की तरह है, थोड़ा सा अंतर है, समझ लेंगे। फोर्थ, कंप्लीमेंट ऑफ आ लिंकिंग वर्ब। फिफ्थ, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। सिक्स्थ, केस इन अपोजिशन। वोकेटिव, जिसको हम डायरेक्ट एड्रेस भी कहते हैं। एक है आपका जेनिटिव केस, जिसे हम पजेसिव केस भी कहते हैं। इस जेनिटिव केस को हम इससे अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आता है। तो ये हमारे केस हुए जिन्हें हम 1 बाय 1 पढ़ते हैं। ये इतने इम्पोर्टेंट हैं कि नाउन और प्रोनाउन दोनों के कार्य को आपको अच्छी तरह समझा देंगे। सो इन्हें बहुत ही गौर से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। पहला हम केस लेते हैं नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्टिव। इसमें नाउन सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में क्या होता है, इसके लिए हम
दो बातों से समझते हैं। नंबर एक, सब्जेक्ट जो कार्य को करने वाला होता है। सेकंड, जिसके बारे में चर्चा बात की जाती है। सब्जेक्ट को समझना है तो पहले तो हम कहते हैं कि जो कार्य को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। जरूरी नहीं हर सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य ही करे। जिसके बारे में चर्चा की जाती है वो मुख्य शब्द सब्जेक्ट होता है, यानी जिसके बारे में चर्चा की जाए वो भी सब्जेक्ट होता है, और जो काम को करने वाला होता है उसे भी हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे राम wrote a letter। इसमें राम काम को करने वाला है, सो ये सब्जेक्ट है। राम इज अ गुड बॉय, ये भी आपका सब्जेक्ट है। हम देख रहे हैं पहले सेंटेंस में राम ने सीधे एक्शन किया है, सीधे काम किया है, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हुआ। दूसरे में राम इज अ गुड बॉय, राम के बारे में चर्चा की गई है, अतः ये सब्जेक्ट हुआ। तो इसमें काम भले ही नहीं कर रहा है लेकिन इसके बारे में चर्चा की गई है, अतः ये सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम वर्ब से पहले हु तथा व्हाट रखते हैं। यानी कि वर्ब से पहले यदि आप हु कौन, व्हाट क्या, ये शब्द रखेंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। राम रोट अ लेटर, हम वर्ब से पहले हु रख दें। वर्ब से क्या पहले रख दें? हु रोट, किसने लिखा। तो इसका जो आंसर मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। मिल गया सब्जेक्ट। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। द circumstances made him strong। हम मेड से पहले क्या रख दें? व्हाट। हम वर्ब से पहले हमने व्हाट रखा है। व्हाट मेड हिम स्ट्रांग, किसने मजबूत बनाया। जो हमारा आंसर निकल के आता है द
सर्कमस्टेंसेस, तो हमारा द सर्कमस्टेंसेस क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। तो हु और व्हाट वर्ब से पहले हम रख देते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिल जाता है। तो हम नॉमिनेटिव केस को आसानी से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं एक्यूसेटिव केस, इनके ऑब्जेक्टिव केस के बारे में। इसको हम सबको मिटाने जा रहे हैं, आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए सब। सेकंड जो वर्क है हमारा वो है एक्यूसेटिव। इसमें नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। एक बात हो गई ये। सेकंड, ऑब्जेक्ट वर्ब के एक्शन का सीधे रिसीवर होता है। यानी कि किसका, वर्ब कौन सी होगी आपकी, ट्रांजिटिव वर्ब का। ट्रांजिटिव वर्ब द्वारा जो एक्शन होगा उसको जो सीधे रिसीव करेगा उसको हम एक्यूसेटिव केस या ऑब्जेक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। ही रोट अ लेटर। रोट वर्ब का जो एक्शन है सीधे रिसीवर लेटर है। दे हेल्प दोज बॉयज। उन्होंने जो मदद की वो सीधे किसे रिसीव हुई, मदद हेल्प सीधे रिसीव हो रही है दोज बॉयज को। तो हमारा लेटर और दोज बॉयज इसके ऑब्जेक्ट हुए। ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए, पता लगाने के लिए हम सब्जेक्ट और वर्ब से पहले हु, हुम और व्हाट रखते हैं। इस सब्जेक्ट से पहले हुम और व्हाट का क्वेश्चन लगा देंगे तो हमें सीधे ऑब्जेक्ट प्राप्त होगा। इसको एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं। ही रोट, ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब है। इससे हम पहले क्या लगाएंगे, व्हाट ही रोट, उसने क्या लिखा। जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा आ लेटर। हम देखते हैं व्हाट के द्वारा हमको आंसर आ लेटर जो हमको ऑब्जेक्ट के रूप में मिल रहा है। ऐसे ही इसमें इन दोनों से पहले क्या रखेंगे, whom they helped, उन्होंने किसकी सहायता की। तो आंसर के रूप में हमको क्या मिल रहा है, ये चीज मिल रहा है।
सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान के लिए हमें वर्ब और सब्जेक्ट से पहले whom और वर्ड का प्रश्न करना पड़ेगा, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। ये हुए हमारे नाउन के दो कार्य। यहां तक आप नोट कर लीजिए ताकि मैं पूरा बोर्ड साफ कर सकूं। ठीक है, अब हम अगले कार्य की तरफ बढ़ते हैं, अगले केस की तरफ। वो है आपका डेटिव केस। डेटिव केस क्या है, इसको समझने के लिए हमको एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। थर्ड है आपका डेटिव केस। इसमें क्या होगा, दिस इज an indirect object of the verb। वर्ब का जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसे हम डेटिव केस बोलते हैं। आप कहेंगे सेम बात तो हमने एक्विजिटिव केस में की थी, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस में की थी, इसमें और उसमें अंतर क्या है? तो हम बहुत माइन्यूटली सा अंतर है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। He gave her a pen। इस सेंटेंस में आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम समझने का प्रयास करते हैं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव क्यों बोलते हैं। क्या होता है, ये आपका वर्ब है, इसका जो एक्शन होता है वो यहां रिसीव हो रहा है। गेव का एक्शन, ही के द्वारा किया गया जो एक्शन है वो आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हुआ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो रिसीव करता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो कहने का अर्थ ये हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्शन को सीधे रिसीव नहीं करता, एक्शन को सीधे रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसीलिए इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को वापस रिसीव करता है उसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही हमारा डेटिव केस कहलाता है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, हम इसको भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट ही बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ही होता है, लेकिन डेटिव केस में होता है। समझ गए होंगे। हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। द पोस्टमैन brought me a letter। इस ब्राउट एक्शन हुआ है, सीधा असर जो सीधे प्राप्त हो रहा है एक्शन वो लेटर पे हो रहा है, और लेटर को प्राप्त कौन कर रहा है, मी। तो रिवर्स में जो प्राप्त करता है, यानी सीधे प्राप्त नहीं, सीधे एक्शन नहीं, तो रिवर्स में जो करता है उसको हम डेटिव केस बोलते हैं। तो हमारा डेटिव केस ये हुआ,
हमारा डेटिव केस ई। ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, यही कारण है कि इसे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधे रिसीवर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर। समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं अपने चौथे कार्य के बारे में, जो है कंप्लीमेंट ऑफ द लिंकिंग वर्ब। क्या है ये? जोड़ने का काम करते हैं। कौन सी होती हैं? हमारी कुछ बी वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर। कुछ वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रीडिकेशन वाली भी होती हैं, जैसे सीम, बिकम। ये कुछ वर्ब्स होती हैं जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राम इज, राम सब्जेक्ट है, इज आपकी लिंकिंग वर्ब है। तो राम इज अपने आप में राम पूरा नहीं है। जो नाउन इस राम को यानी कि सब्जेक्ट को पूरा करेगा उसे हम कंप्लीमेंट बोलेंगे। अ डॉक्टर। तो डॉक्टर क्या हुआ? डॉक्टर कंप्लीमेंट कहलाएगा। क्यों? कंप्लीमेंट मतलब पूरक। पूरक मतलब पूरा करने वाला। राम को डॉक्टर ने पूरा किया है, तो ये कंप्लीमेंट कहलाएगा। और जो सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को जोड़ने का काम करते हैं उनको हम लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। कंप्लीमेंट किसको पूरा कर रहा है? सब्जेक्ट को। तो इस कंप्लीमेंट को हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट कहते हैं। ये हमारा चौथा कार्य हुआ। अब हम बात करते हैं अपने पांचवें कार्य, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। इसको governed by the preposition। इसको हम ऑब्जेक्ट गवर्न बाय प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो किसी प्रीपोजिशन का होगा। ध्यान रखेंगे, प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन और प्रोनाउन होता है वो दोनों ऑब्जेक्टिव केस में रहते हैं। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। वो क्या करेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा तो उस प्रोनाउन को वो सब्जेक्ट के रूप में रख देंगे, तो उसे आप ऑब्जेक्ट के रूप में रखकर ठीक करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द चाइल्ड हेट अंडर, ये आपका प्रीपोजिशन है, द बैट। तो यहां पर इस प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं प्रीपोजिशन का। तो ये हमारे नाउन का पांचवा कार्य हुआ। और देख लेते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल।
ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ये हमारे 5 कार्य हुए, अब हम इसे मिटा देते हैं। अगले हम बात करेंगे आपके अगले कार्य, केस इन अपोजिशन। किसके बारे में? छठा कार्य है वो आपका केस इन अपोजिशन। ये क्या होता है उसको समझिए। अपोजिशन का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है बराबर में रखना। समझने की कोशिश कीजिए। क्या होता है कि नाउन को हम एक नाउन को हम उसी के दूसरे रूप का मतलब अदर नेम, दूसरे नाम के बराबर, यानी कि अपोजिशन में रखते हैं। तो देखिए क्या होता है। नरेंद्र मोदी, इनका हम दूसरा नाम, इनके रीनेम, इनका पद, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनके दूसरे नाम, इनके पद को इसके हमने बराबर में रख दिया है। इज कमिंग टुडे। तो क्या नरेंद्र मोदी इस वर्ब इज के ऑब्जेक्ट हैं, सॉरी सब्जेक्ट है। तो इसी सब्जेक्ट केस के बराबर में हमने द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को रख दिया है। तो ये केस हुआ इन अपोजिशन। कौन से केस के अपोजिशन में? सब्जेक्ट के अपोजिशन में। भाई नरेंद्र मोदी इस वर्ब के सब्जेक्ट हैं, इसी सब्जेक्ट केस के अपोजिशन में हमने उनका पद रख दिया है, उनका दूसरा नाम रख दिया है। तो इसको हम बोलेंगे केस इन अपोजिशन। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो दे went to दिल्ली। तो वे दिल्ली गए। दिल्ली क्या है? द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो हमने दिल्ली का दूसरा नाम इसके बराबर में रख दिया है, कॉमा लगाकर बराबर में रख देते हैं। तो इसे बोलते हैं बराबर में रखना। अपोजिशन मतलब बराबर में। तो इस किस केस के बराबर में है? ऑब्जेक्टिव केस के। ऑब्जेक्टिव केस के बराबर में रख दिया है। तो ये हुआ ऑब्जेक्टिव केस इन अपोजिशन। समझ गए होंगे। अगली बात करते हैं हम अपने 7th वर्ग, वोकेटिव केस
या आप बोलेंगे इसको डायरेक्ट एड्रेस, हिंदी में बोलेंगे इसको संबोधन। इसमें क्या होता है, इसमें नाउन को सीधे संबोधित करते हैं। इस केस में नाउन को सीधे क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। और कॉमा लगाकर रखते हैं। देखिए कैसे होता है। एक मैदान में कोच अपने बच्चों को बुला रहे हैं, यानी कि प्लेयर्स को कोच आवाज दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बॉयज कम हियर। तो ये कोच ने संबोधित किया है और ये बुलाया है। सीता, आई नो यू वेल। यहां सीता को एड्रेस किया गया है, मैं तुम्हें जानता हूं, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। सीता, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं। ये आपका वोकेटिव केस हुआ। बाद में भी रख सकते हैं। डू दिस वर्क मोहन, मोहन ये काम करो। तो वोकेटिव केस में हम नाउन को कॉमा लगाकर रखते हैं। यहां तक आप नोट कर लीजिए, हम मिटा दें। अब हमारा जो लास्ट कार्य बचता है वो है आपका केस इन एपोजिशन, सॉरी पजेसिव केस। कौन सा केस है, पजेसिव केस है, जिसको हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। यहां पर हम इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, समझ लेते हैं कि पजेसिव केस है क्या। जेनेटिव, जेनेटिव केस या बोलेंगे पजेसिव केस। इसमें क्या होता है, इसमें अधिकार बताया जाता है। ठीक, फॉर्म कैसे करते हैं, एपोस्ट्रोफी, यानी कि ये एपोस्ट्रोफी का साइन है, एपोस्ट्रोफी एस लगाकर या केवल एपोस्ट्रोफी लगाकर बनाते हैं। देखते हैं। दिस इज राम्स कार। क्या हुआ, राम की कार।
राम का इस कार्य पे अधिकार हुआ। वॉयस एस लगा है तो हम क्या करेंगे, वॉयस केवल अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे, हॉस्टल। मैन जरूर प्लूरल है हमारा, लेकिन एस नहीं लगा है, मैंस क्लब। तो इस तरह हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा करके या सिंगल अपॉस्ट्रोफी लगा करके हम पजेसिव केस को बनाते हैं। ये हुए हमारे नाउन केस। पजेसिव केस को हम अगले वीडियो में विस्तार से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में किसी भी तरह की कोई परेशानी महसूस ना हो। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और वीडियो आपको आसानी से मिल सकें। सब्सक्राइब जरूर करें। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।